Now this is simple harmonic motion part 2. सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2 में हम लोग मेनली इस बात पे फोकस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग किसी को भी प्रूव कैसे करते हैं। यहां पे हम ये भी देखेंगे और डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है वो भी देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मोशन की जो इक्वेशन है उसके हम डिफरेंट फेसेस फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, जैसे एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कि लैम्डा कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। यानी एक बार अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं वो हम फर्स्ट पार्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे प्रूव करते हैं और डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रूव यही करना होता है कि f इज प्रोपोर्शनल टू -x। और ये प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला है फोर्स टॉर्क मेथड एंड द सेकंड इज एनर्जी मेथड। फोर्स टॉर्क मेथड में हम सबसे पहले सभी के सब फोर्सेस बैलेंस करते हैं और यहां पे हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स body will stay in equilibrium, and after applying external force body will move to its maximum position। एनर्जी मेथड में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। नॉर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, तब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव भी कर पाएंगे एंड हम लोग अप्लाई भी कर पाएंगे फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे अभी हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। एंड द सॉल्यूशन इज मान लीजिए कि अभी मैंने ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किए, तब भी ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होगा क्योंकि वेट mg डाउनवर्ड काम करता है। ये mg डाउनवर्ड काम करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स आएगी विच विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग पे भी एक टेंशन फोर्स लगेगी और इसी टेंशन फोर्स की वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। सो दैट मीन्स mg इज इक्वल टू kx नॉट। यहां पे हम अभी फोर्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। mg is equal to kx naught. This is the equilibrium position. अभी ब्लॉक मूव नहीं करता है,
देन उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देन उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे पुल करते हैं से एक्स अमाउंट। जब हम इसको नीचे पुल करेंगे तो तब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, एक्सटर्नल फोर्स, विच विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो मास मूव कर रहा है दैट इज m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम f अपॉन x करके कैलकुलेट करते हैं दैट इज k। तो इसलिए टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। और यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज SHM। अब हम लोग एनर्जी मेथड अप्लाई करते हैं। एनर्जी मेथड अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल एज्यूम कर लेते हैं और मान लीजिए कि रेफरेंस लेवल इज दिस। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होता है, इस टाइम पे अगर हम इसको x अमाउंट नीचे लेके जाते हैं, मान लीजिए टोटल अमाउंट x है, अगर हम x अमाउंट नीचे लेके जाते हैं, यहां पे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की कोई भी टेंशन नहीं होती है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है। देखिए कैसे, अगर हम इसको x अमाउंट नीचे लेके जाते हैं तो देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस mgx, क्योंकि मास m मूव कर रहा है, स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग x अमाउंट पुल होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। So this is a gain in potential energy. So this is a total change in potential energy plus half mv square, that is equal to constant. So this is energy conservation. और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे mg dx by dt plus half k into 2x dx by dt plus half m into 2v dv by dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। So this can be written as minus mgv because dx by dt is v plus kxv plus mva because dv by dt is acceleration। v इसमें से कॉमन आ सकता है तो देन ma is equal to mg minus kx। अगर हम इसमें से माइनस के कॉमन ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू द फोर्स। हम यहां पे देखते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन f will be 0, so x is equal to mg by k। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसे भी अगर हम इस पे देखते हैं तो देन जहां पे kx इज इक्वल टू mg होता है वहां पे x इज इक्वल टू mg बाय k कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हम एनर्जी मेथड से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फर्स्ट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आप ले सकते हैं। अगर आप g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, देन इट विल बिकम 2√L। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी हेल्प करता है। नॉर्मली जो फॉर्मूला हमने देखा अभी t इज इक्वल टू 2π√L/g, उस फॉर्मूला में थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा हम प्रैक्टिकल करते हुए ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि हम वहां पे उस फॉर्मूला को डिराइव करने में साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान के चलते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब थीटा विल बी वेरी स्मॉल। लेकिन अगर थीटा स्मॉल नहीं है तब हम क्या करें? देन द फॉर्मूला विल बी दिस। और ये फॉर्मूला आप याद रखें। यहां पे थीटा नॉट रेडियन में है, वो भी आपको याद रखना है। कभी भी अगर रेडियन होता है, जैसे पाई है, अगर मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री और आपको बोला जाता है इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, यानी पाई में कन्वर्ट कीजिए, तो 60 इंटू पाई बाय 180 एंड दैट विल बी पाई बाय 3। तो इस तरह से आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन पुट कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है और इनके टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला निकालना है, ये नियर टू द अर्थ सरफेस ऑसिलेट हो रहा है, मतलब ये अर्थ की सरफेस है और ये पेंडुलम है जो यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, जिसका जो लेंथ है वो काफी बड़ी है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। यू शुड एक्सेप्ट दिस फॉर्मूलाज विदाउट एनी डेरिवेशन। Time period of simple pendulum of infinite length is maximum and is given by t is equal to 2π√R/g। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है सिंपल पेंडुलम तो तब उसका फॉर्मूला, यानी अगर हम L को यहां पे इंफिनिटी पुट कर देते हैं, देन दिस फॉर्मूला विल बी t इज इक्वल टू 2π√R/g। रेडियस r को पुट करते हैं, देन इट कम्स टू 84.6 मिनट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कभी पेंडुलम तो होता नहीं है, तो ये हमें काम में कहाँ पे आएगा? एक्चुअली ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोग सैटेलाइट्स और मटेरियल्स उन सब के लिए हम यूज करते हैं। टाइम पीरियड, ऐसे पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड, उनको हम सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं और इनकी लेंथ हमेशा 0.993 मीटर होती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2√L। अगर हम t को 2 पुट करते हैं तो L विल कम टू 0.993 मीटर। अगर कोई सिंपल पेंडुलम एंगुलर SHM करता है ड्यू टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लीनियर SHM से भी कंपेयर कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो क्लॉक का होता है वो इंक्रीज हो जाता है या स्लो हो जाता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो हैंड है उसकी लेंथ कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ लेंथ ऑफ हैंड विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ लेंथ ऑफ हैंड विल डिक्रीज। अगर सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तब हम बोलते हैं कि ये क्लॉक स्लो हो गई है, यानी से अगर 1 आवर वो कंप्लीट करती है 60 मिनट में, एक राउंड कंप्लीट करती है 60 मिनट में, तो स्लो होने के बाद वही राउंड वो ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करेगी, टाइम पीरियड उसका इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होता है तो देन क्लॉक विल बी फास्टर। जैसे हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर हम यहाँ पे log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log t इज इक्वल टू log 2π प्लस 1/2 log L माइनस 1/2 log g। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
देन dt by t इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि g भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लेंथ l चेंज हो रही है देन दिस विल बी हाफ dl by l। दैट मीन्स dt by t into 100 is half dl by l into 100। तो अगर लेंथ l चेंज होती है और g कांस्टेंट रहता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर लेंथ l कांस्टेंट रहती है और g चेंज होता है देन वी यूज दिस फॉर्मूला। वो आप इसको डिफरेंशिएट यहीं से ही डिराइव कर सकते हैं। और अगर दोनों चेंज होते हैं तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वो भी आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली लर्निंग इज कि अगर कहीं पे भी हमें एरर निकालनी होती है या फिर परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो तब हम लोग लॉग लेके और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इस क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाइए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 0.04 रेडियन। This is the extreme position and this is the mean position. Length L is equal to 40 सेंटीमीटर, that is 0.4 मीटर। हम सीधा MKS सिस्टम में ही बात करेंगे। अगर हमें टाइम पीरियड की बात करनी है तो देन टाइम पीरियड T is equal to 2 पाई अंडर रूट L by G। हमें L भी मालूम है और G भी मालूम है। अगर हम पुट कर देते हैं देन आंसर कम्स टू 1.26 सेकेंड। So A part is calculated. Linear amplitude of the bob. Linear amplitude मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि अभी एंगुलर एम्पलीट्यूड 0.04 है और हमें पता है अपने फर्स्ट चैप्टर से कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L डैश। सो दिस इज L डैश। आर थीटा मतलब 0.4 इंटू 0.04 and that is 1.6 into 10 to the power minus 2 meter. Speed of the bob when the string makes 0.02 radian with the vertical. ये कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ओमेगा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अंडर रूट G by L, अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं दैट कम्स टू 5 पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ द बॉब, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट। देखिए वेलोसिटी के फॉर्मूला में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहां पे हम थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर ले सकते हैं। थीटा नॉट स्क्वायर इज टोटल डिस्प्लेसमेंट एट द एम्पलीट्यूड और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। सो दिस इज 5 अंडर रूट 0.04 whole square minus 0.02 whole square, and that comes to 0.17 radian per second. So that means velocity at that point will be r omega, यानी 40 into 0.17, and that comes to 6.8 centimeter per second. The angular acceleration when the bob is in momentary rest. जब एंगुलर एक्सेलरेशन हमें तब निकालना है जब बॉब मोमेंटरली रेस्ट पे होगा और मोमेंटरली रेस्ट पे वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है।
तो इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, एंड एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए। वैसे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज लीनियर एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर हम दोनों तरफ r से डिवाइड कर देते हैं या फिर l से डिवाइड कर देते हैं, देन इट विल बिकम एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.04 ओमेगा 25 into 0.04 and that comes to 1 radian per second square। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम तब क्या करेंगे जब रेफरेंस फ्रेम ही एक्सेलेरेट होता है। सबसे पहले तो रेफरेंस फ्रेम अगर एक्सेलेरेट होता है तो तब हम लोग कैसे करेक्शन फैक्टर लगाते हैं ताकि हम उसको नॉन एक्सेलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ला सकें और न्यूटन लॉज अप्लाई कर सकें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए एक लिफ्ट है, इसमें एक बॉब है। अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाती है एंड दिस लिफ्ट इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम फॉर अस, जिसके अंदर बॉब मूव कर रहा है, तो तब चूंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो हम बॉब के ऊपर ए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो तो हम बॉब के ऊपर ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, जिससे बॉब नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आ जाता है। तो ये करेक्शन फैक्टर हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर एक व्हीकल है, उसमें एक बॉब हैंग्ड है। अगर ये व्हीकल ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो इस बॉब पे एक ए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में लेके आ जाते हैं। तो अगर रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है तो देन इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस ए होगा। यहां पे आपको वेक्टर का ध्यान रखना है क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो g माइनस ए विल बी इन वेक्टर फॉर्म। और इस तरह से हम g इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। पहले आप ये नीचे वाला क्वेश्चन स्टडी कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक गाड़ी है जिसमें एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम पे g एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है ही, लेकिन अगर ये कार इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव करती है, a नॉट एक्सेलरेशन से, तो देन पेंडुलम पे a नॉट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। दैट मीन्स नेट एक्सेलरेशन ऑन पेंडुलम is actually minus gj minus a नॉट i। लेकिन हमें चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो इसलिए g इफेक्टिव यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो देन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से हम नेट एक्सेलरेशन, नेट टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऑक्सिलेटिंग बॉब के ऊपर एक्ट करती है तब जी इफेक्टिव इज जी प्लस एफ अपॉन एम। एक्चुअली ये फॉर्मूला भी ऊपर के जैसा ही है, हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में पुट कर दिया है। सो लेट्स सी
इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। आप पहले स्टडी कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। एंड द सॉल्यूशन इज, अगर इस वाटर सिस्टम में कोई भी बॉब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो तब उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और एक बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। दिस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, एफ वेट इज इक्वल टू mg। चूंकि उसने मुझे दिया है कि बायंसी फोर्स इज हाफ ऑफ द वेट, तो दैट इज mg by 2। यहां पे so g effective will be equal to vector quantity that is equal to g। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं तो दिस इज g माइनस mg by 2, क्योंकि बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इसलिए माइनस साइन, तो दिस इज f अपॉन m। तो दिस इज g माइनस mg by 2 अपॉन m। यहां पे हम i और j नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट। सो देन m and m कैंसिल आउट, इफेक्टिव इज g by 2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ g इफेक्टिव इज अगेन g by 2। तो इस तरीके से टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g by 2। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपाउंड पेंडुलम। क्या फर्क होता है कंपाउंड पेंडुलम में और एक सिंपल पेंडुलम में? सिंपल पेंडुलम में जस्ट एक बॉब है जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन कंपाउंड पेंडुलम में एक शेप्ड बॉडी है जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उस शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, हम ये जानते हैं कि किसी भी शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे उस पूरी बॉडी का मास एक्ट करता है। तो मान लीजिए कि इस शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास इज C और हिंज पॉइंट इज S। तो तब S से लेके C तक की डिस्टेंस को हम लोग L ले लेते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि रेस्टोरिंग टॉर्क दैट इज माइनस mg L साइन थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो माइनस mg L थीटा, दैट इज I अल्फा इज माइनस mg L थीटा। यहां पे हम जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट द पॉइंट S। यानी अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है तो देन S के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ICM प्लस ml स्क्वायर। सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज mgl अपॉन I। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि I इज ICM प्लस ml स्क्वायर। वैसे तो मेरे लिए यही दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम I की जगह ICM प्लस ml स्क्वायर पुट कर देते हैं एंड I इज mk स्क्वायर, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, जो हम लोगों ने स्टडी भी किया है रोटेशनल मोशन में। तो m and m कैंसिल आउट, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन l। इस फॉर्मूला को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन l होल अपॉन g। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने जनरल फॉर्मूला से, तो देन L इक्विवेलेंट इज एक्चुअली k स्क्वायर बाय L प्लस L, और इसी को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। सो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इन केस ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम। चलिए आपको एक नई ट्रिक और सिखाते हैं। टाइम पीरियड हम मिनिमम टाइम पीरियड
कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसी फॉर्मूला को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। और हम यहां से देखते हैं कि अगर हमें मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, KL तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन दिस क्वांटिटी K माइनस एल होल स्क्वायर, दिस कैन बी जीरो एट K इज इक्वल टू L। तो इस तरीके से टाइम पीरियड विल बी मिनिमम व्हेन K इज इक्वल टू L। ये भी एक ट्रिक है जो हम कई जगह पे यूज करते हैं, कई सारे डेरिवेशंस में यूज करते हैं, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। So minimum time period will be 2 pi under root 2k by g, अगर हम L is equal to k पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग बॉडीज के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, सिर्फ k की वैल्यू को पुट कर दिया है अलग अलग बॉडीज के लिए। हम इसमें देखते हैं कि कहां पे हमारा हिंज पॉइंट है और कहां पे सेंटर ऑफ मास है। हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक के डिस्टेंस को L बोलते हैं। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन स्टडी कर लीजिए। So this will be the hinge point, एक end, और center of mass will act exactly at the center. So then this length will be L by 2. So time period का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग स्टडी करते आए हैं, 2 pi under root moment of inertia about the hinge point upon mg L by 2, क्योंकि ये डिस्टेंस L by 2 है। दैट इज एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3 अपॉन mg L by 2। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स टू 2 पाई अंडर रूट 15 सेकेंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम में कोई एक बॉडी किसी एक टॉर्शन वायर के थ्रू एक पॉइंट से हिंज होती है। जब हम इस बॉडी को घुमाते हैं और टॉर्शन वायर एक एंगल पे घूमती है तो एक टॉर्क डेवलप हो जाती है, एंड दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल रोटेटेड। अगर हम थोड़े एंगल पे घुमाते हैं तो तब ये बॉडी ऑक्सीलेट करने लगती है, एंड दैट ऑक्सीलेशन विल आल्सो बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो देन टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट, ये बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है और हमेशा कांस्टेंट ही होता है। टॉर्क इज आई अल्फा, तो अल्फा इज माइनस सी बाय आई थीटा। तो दैट इज टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। इस तरीके से हम टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे बेस्ड। पहले आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, फिर मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द वायर,
तो दैट विल बी I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वायर डिस्क के बिल्कुल सेंटर में है। एंड दैट कम्स टू, अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू और यहां से अगर हम c कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स टू 0.25। सो सिंपल एप्लीकेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ टू SHMs। हमें ये पता है पहले से कि अगर दो वेव्स मूव करती हैं, विच इज x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, x2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो तब उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाते हैं एवरी टाइम। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक का a2 है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस थीटा है, तो देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी दिस, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हुए रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड विल बी दिस। एंड फाई वो एंगल है जो रिजल्टेंट a1 के साथ बनाएगा, एंड दैट इज tan इनवर्स a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग फाई और a इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम फ्रीक्वेंसी की, ये कंडीशन है। तो ये सिंपली वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन हमने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। अगर वेव्स सेम डायरेक्शन में तो हैं, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो तब भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 प्लस x2। लेकिन इसको हम लोग सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये मोशन SHM नहीं है। अगर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो देन अगर थीटा जीरो है, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है या फिर पाई है, तो देन y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। देखते हैं कैसे। मान लीजिए अगर थीटा जीरो है, तो तब y विल बी इक्वल टू b साइन ओमेगा t, एंड दैट इज b साइन ओमेगा t को हम x अपॉन a लिख सकते हैं। लेकिन अगर थीटा पाई है, देन y विल बी इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस पाई, that is minus b sin omega t, that is minus b x upon a। तो इस तरीके से हम y को पुट कर सकते हैं। इनका जो पाथ होगा y और x में आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू mx। सो इसका मतलब इनका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू, चूंकि अब यहां पे अगर थीटा जीरो या पाई है, तो x विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस b sin ओमेगा t। और चूंकि x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टोटल रिजल्टेंट r विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट साइन ओमेगा टी आ जाता है।
एंड इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो कि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम +1 हो सकता है, तो एम्पलीट्यूड विल बी √a² + b²। इस तरीके से ये वेव मूव करेगी। लेकिन अगर थीटा π/2 हुआ, तो अगर थीटा π/2 होता है तो देन दिस विल बिकम b sin omega t plus theta. That means y will become b cos omega t, and then resultant will be √x² plus y², that is a² sin² omega t plus b² cos² omega t. So then x is equal to a sin omega t, that means x upon a is equal to sin omega t, and y upon b is equal to cos omega t. अगर हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं तो x² upon a² plus y² upon b², that is equal to 1, and this is the equation of ellipse. Of course सर्कल भी इलिप्स का ही एक फॉर्म है। ये सर्कल तब बन जाता है जब a is equal to b हो जाता है। If a is equal to b, then x² plus y² will be equal to a², where a will be the radius. तो तभी एक सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। और हमें मालूम है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है या इलिप्टिकल मोशन करता है, देन द रिजल्टेंट मोशन इज नॉट SHM, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, and then amplitude will be equal to 3.5 centimeter. एग्जाम्पल नंबर 24, इस एग्जाम्पल में हम x2 को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं 4 sin omega t plus π/2, and then रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो जनरल फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 5। इसी तरह से फाई का जो जनरल फॉर्मूला है tan phi, वो भी अप्लाई किया जा सकता है, एंड दैट विल बी tan phi विल बी 4/3, दैट मीन्स phi is equal to 53 degree. So equation will be x is equal to 5 sin omega t plus 53 degree. इस एग्जाम्पल में भी आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला a is equal to √a1² plus a2² plus 2a1 a2 cos थीटा वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप 10 sin ओमेगा t प्लस π/2 इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। बट माइंड इट कि यहां पे जो फेज डिफरेंस है phi, दैट इज 90 - 30 यानी 60 डिग्री। यानी यहां पे a का जो फॉर्मूला होगा दैट इज a1² यानी 5² प्लस 10² प्लस 2a1 a2 into cos 60 degree होगा, and that comes to 5√7. इस क्वेश्चन को आप पहले स्टडी करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं।
मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। t इज इक्वल टू 0 पे x1 will be equal to 0 and x2 is equal to a2 रूट 3 बाय 2। अगर हम t is equal to 0 पुट कर देते हैं तो देन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी x1 प्लस x2 एंड दैट इज a2 रूट 3 बाय 2। दिस इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड का जनरल फॉर्मूला है ए ओमेगा। ओमेगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ओमेगा अभी भी दोनों में सेम ही है, लेकिन ए जरूर चेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी ओमेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फेज डिफरेंस दैट इज पाई बाय 3। और इसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन is a omega square, that is omega square under root a1 square plus a2 square plus a1 a2। क्योंकि cos pi by 3 is 1 by 2 तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। एग्जाम्पल नंबर 27, पहले आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी a है और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी a है, तो इसका मतलब अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं कैंसिल आउट cos phi डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाता है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोगों ने 11th क्लास में थ्योरी में भी काफी स्टडी किया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूँ। आई होप कि थ्योरी आपको अच्छे से मालूम है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूँ। फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला, इसको आप याद रखिए। ओमेगा डैश बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट एंड एनर्जी इज दिस। हम देखते हैं कि एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे करके डिसिपेट होती जाती है। एंड नेक्स्ट इज बी अपॉन अंडर रूट के एम। ये कभी कभी आपसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में पूछ लेते हैं। दिस इज अ डायमेंशनलेस रेशियो। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है। यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाइव। एम्पलीट्यूड इतना होता है एंड tan phi इज दिस मच। अगर डैम्पिंग स्मॉल होगी तो ओमेगा डी बी बहुत छोटा होगा एंड देन एम्पलीट्यूड विल बी दिस।
ओनली इन केस जब डैम्पिंग बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। और जब ड्राइविंग फोर्स क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है तब ओमेगा डी काफी क्लोज होगा, तो देन ओमेगा माइनस ओमेगा डी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देन हमें एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी बी मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन हम उसको बोलते हैं जहां पे, जैसे हमें मालूम है कि एसएचएम के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, तो अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उतनी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी जितना लॉस हो रहा है, तो तब ऑक्सीलेशन अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं और इसी को हम मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं। इन फॉर्मूलाज को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। एक डैम्प्ड ऑक्सीलेटर है जो अपना फर्स्ट एम्पलीट्यूड 500 मिलीमीटर पे अटेन करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। 100 ऑसिलेशंस के बाद उसका एम्पलीट्यूड रह जाता है 50 मिलीमीटर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2.3 सेकेंड। तो हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी बी बताना है। हमें पता है कि डैम्पिंग के केस में A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ऐसे होता है। K इज द डैम्पिंग कांस्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है। तो देन फर्स्ट एम्पलीट्यूड हमें मिलता है 500 मिलीमीटर। देखते हैं फर्स्ट एम्पलीट्यूड मिलने का मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी, ये अगर उसकी मेन पोजीशन है, यहां से ऑसिलेट करना शुरू करती है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ये उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें वो T/4 पे अपने फर्स्ट एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब जब वो अपना फर्स्ट एम्पलीट्यूड लेती है तब T इज इक्वल टू होता है T/4। और जब हम ये बोलते हैं कि 100 ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिए, तो इसका मतलब उसने कितनी बार उसने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया, दैट इज 100t, क्योंकि वो उसका 200th एम्पलीट्यूड होगा। तो 100t प्लस T/4, इतना टाइम उसको पास हो चुका है। क्योंकि 100 ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिए और उसके बाद वो अपना नेक्स्ट एम्पलीट्यूड लेती है, तो ये 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम है और नेक्स्ट एम्पलीट्यूड लेने का टाइम T/4 है। तो इसका मतलब शुरू में जो एम्पलीट्यूड था वो था ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के T/4 एंड फाइनल एम्पलीट्यूड इज ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के 100t प्लस T/4। तो अगर हम ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल करते हैं, दैट कम्स टू e रेज टू द पावर माइनस 100 kt एंड दैट इज 50 अपॉन 500 यानी 1/10। दैट मीन्स e रेज टू द पावर माइनस 100 के हमें कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड इज 2.3, दैट इज 0.1। यहां से अगर हम k कैलकुलेट करते हैं तो k कम्स टू 0.01 पर सेकेंड। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। हम जब a इनिशियल लेते हैं तो a इनिशियल में हम लोग ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस KT/4 पुट करते हैं, लेकिन जब उसको फर्स्ट एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो तब हमें ए नॉट शुड बी इक्वल टू AI, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये आपको सोचना है।
नेक्स्ट इज द रिलैक्सेशन टाइम इन द अबव क्वेश्चन इज, उस क्वेश्चन में k इज इक्वल टू हमारे पास आया था 0.01 पर सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम हम उसको बोलते हैं जब दो डैम्पिंग के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो देन रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू 1/2k, that is 1/2 into 0.01, that is 50 seconds. Next question, the frequency of a tuning fork is 300 Hz. Quality factor Q is equal to 5 into 10 to the power 4. After what time its energy will become 1/10 of the initial value? कुछ नए फॉर्मूलाज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे, जैसे डैम्पिंग कोफिशिएंट के जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया, दैट इज b/2m. So damping coefficient k is equal to b/2m and tau is equal to 1/2k. ये दो नए फॉर्मूलाज हमने ऊपर के क्वेश्चंस में यूज किए। अगर हम एनर्जी को भी लिखते हैं तो एनर्जी कैन बी रिटन एज E नॉट e रेज टू द पावर माइनस 2kT, दैट इज E नॉट e रेज टू द पावर माइनस t/τ। हमें यहाँ पे दिया है कि 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स E नॉट बाय 10 इज इक्वल टू E नॉट e रेज टू द पावर माइनस t/τ। t कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टाउ की वैल्यू होना जरूरी है, और टाउ निकालने के लिए वी यूज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का टाउ के साथ रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू q/ओमेगा, दैट इज 2.3 into 5 into 10 to the power 4 whole upon 2 pi into 300, and that comes to 60 seconds. So t is equal to 2.3 tau. Now let's move to the next question. जैसे कि हमें मालूम है a is equal to E naught e raised to the power minus kt. Amplitude of damped harmonic oscillator become half in 1 minute. That means a naught by 2 is equal to e raised to the power minus k into 1. That is e raised to the power minus k. So e raised to the power k is equal to 2. अगर वो 1/x हो जाता है इनिशियल एम्पलीट्यूड का, दैट मीन्स a naught by x is equal to a naught e raised to the power minus k t. मान लीजिएगा t टाइम की बात हो जाता है, a naught and a naught कैंसिल आउट, x is equal to e raised to the power kt. 3 मिनट्स के बाद होता है, तो इसलिए t की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, दैट इज e raised to the power k होल raised to the power 3, दैट इज 2 की पावर 3 यानी 8। और अब हम कुछ सॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें मैं आपको हिंट दूंगा, आपको खुद से ये पूरा करके देखना है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम बतानी है आपको इन 3 सिचुएशंस में। एक सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूं एंड देन आंसर्स बता देता हूं, बाकी में आप कैलकुलेट करके देखिए। फर्स्ट सिचुएशन, मान लीजिए जनरल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं जब t इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू a है, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू a साइन 5, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, that is a cos omega t.
रेस्ट टू आंसर्स आर, बी का आंसर है x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और सी का आंसर है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 150. Think about it. Time period of mass m, लेकिन जब हम इसको जेंटली प्लेस करते हैं मास m को मास m पे, द टोटल सिस्टम मास विल बिकम 2m, एंड अब नया जो टाइम पीरियड होगा 2m बाय k. हमें ये पता है कि जब हमने नया मास m प्लेस किया है तब भी टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम. तो देन काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी. मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो SHM में होती है. ये मास m के लिए है, और मास 2m के लिए अगर मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m ओमेगा बाय रूट 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर. आप ये सोच रहे होंगे कि ओमेगा बाय रूट 2 कैसे आया. हमें पता है कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, दैट इज अंडर रूट k बाय m, एंड ओमेगा डैश होगा 2 पाई बाय टी डैश, दैट इज अंडर रूट k बाय 2m, यानी ओमेगा बाय रूट 2. तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है. जब कभी भी हम जेंटली प्लेस करते हैं मास m को, दैट मीन्स वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वहां से हम ये बोल सकते हैं कि mu इज इक्वल टू 2mv, मतलब v इज इक्वल टू u बाय 2. और वो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं तो देन एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू a बाय रूट 2. दिस विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड, एंड टाइम पीरियड तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं. इन सभी क्वेश्चंस में ये सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम जेंटली प्लेस करते हैं तो तब कौन कौन से लॉज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. टोटल एनर्जी का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक SHM मोशन के अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, प्रोवाइडेड कि वो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो. एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जेंटली मास m को मास m पे प्लेस किया है. सेम प्रॉब्लम को अगर हम रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग b को प्लेस करते हैं जब a बाय 2 की डिस्टेंस पे होता है, तब हम लोग क्या करेंगे. देखिए, अगर हम लॉजिकली सोचते हैं, टाइम पीरियड इस केस में 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही होगा. इस केस में टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m अपॉन k होगा. यहां पे कोई फर्क नहीं आएगा. लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई करते हैं, आप मास कहीं पे भी प्लेस कीजिए, अगर a बाय 2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी u है और बाद में वेलोसिटी v हो जाती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम सेम तरीके से अप्लाई करेंगे. mu इज इक्वल टू 2mv, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u बाय 2. लेकिन हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को. काइनेटिक एनर्जी
दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी और इसीलिए दोनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी A/2 पे अगर हम m के लिए बात करते हैं, और अगर हम 2m के लिए बात करते हैं, एंड देन फिर हम उनसे इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a विल कम टू, इसको करके जरूर देखिएगा ताकि आपको ये ट्रिक्स थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। प्रॉब्लम नंबर 4, अगर हम एक ब्लॉक को स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से फ्रीली रिलीज करते हैं लेकिन स्लोली, यहां पे मेन कॉन्सेप्ट इज स्लोली। तो अगर हम स्लोली रिलीज करते हैं तो जब ब्लॉक अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, यानी जब यहां पे होगा, तो तब उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि हमने उसको स्लोली रिलीज किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो सिर्फ इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से होगा, दैट इज mg is equal to kx naught. So x naught will be simply mg upon k. लेकिन अगर हम इसको स्लोली रिलीज नहीं करते हैं तब क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम इसको स्लोली रिलीज नहीं करते हैं तब ये mg is equal to kx naught उस अमाउंट तक तो जाएगा ही, लेकिन तब उसके पास एक वेलोसिटी भी होगी क्योंकि हमने स्लोली रिलीज नहीं किया है, तो वो फर्दर नीचे तक जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। और इसीलिए मान लीजिए अगर वो टोटल x नॉट अमाउंट नीचे जाता है तो बाय द एनर्जी कंजर्वेशन हम ये बोल सकते हैं कि mg x नॉट इज हाफ k x नॉट स्क्वायर, और यहां से हम x नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 2mg बाय k। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे उसकी एनर्जी, जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर हम इसी सेम प्रॉब्लम को फोर्स के एंगल से सोचते हैं तो देन हम जानते हैं कि जब मास m नीचे आ रहा है तब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। नो डाउट कि उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्सेस काम कर रही हैं, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन दोज आर इंटरनल फोर्सेस, हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। किसी भी टाइम पे अगर ये स्प्रिंग x अमाउंट पुल होता है तो तब मास m के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक mg डाउनवर्ड एंड सेकेंड इज kx जो ऊपर की तरफ होगी। तो नेट फोर्स विल बी माइनस kx प्लस mg। सो टोटल वर्क डन विल बी इंटू dx, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता है, जीरो से x नॉट अमाउंट तक, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस बिकम्स माइनस kx नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस mgx नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स mg is equal to kx naught by 2. So x naught is equal to 2mg by k. इस तरीके से हम लोग फोर्सेस के एंगल से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में m2 मास स्प्रिंग पर पहले से है और हम m1 मास जेंटली उस पर प्लेस करते हैं जिससे स्प्रिंग ऑसिलेट करना शुरू करता है।
चूंकि दोनों मासेस ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन k होगा. सो दिस इज अ टाइम पीरियड. एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी कई सारे एग्जांपल्स में बताया कि एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो इक्विलिब्रियम फोर्स होती है वहां से मैक्सिमम फोर्स तक का डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. जब हमने सिर्फ मास m2 प्लेस किया है तब स्प्रिंग का कंप्रेशन मास m2 के केस में दैट विल बी m2g अपॉन k होगा. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसपे सिस्टम पहले से ही है. जब हम m1 प्लस m2 प्लेस करते हैं तो तब टोटल स्प्रिंग का कंप्रेशन m1 प्लस m2 g by k होगा. So that means this distance will be equal to x2 minus x1 and that is equal to m1 g by k and that is the amplitude. So this is the amplitude. नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, वो इक्विलिब्रियम में है रेस्ट पे. मास m1 u वेलोसिटी से मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, m2 से हिट होता है और उसके साथ स्टिक हो जाता है. दैट मीन्स इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इसमें हमें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है. यहां पे अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी के लिए we need to know kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें सिस्टम की वेलोसिटी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए. तो देखते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर मास m1 m2 से हिट करता है तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि m1u इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into v. So v is equal to m1u upon m1 plus m2. So काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा. काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर, वेयर m इज m1 प्लस m2, क्योंकि अब पूरा सिस्टम ही इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है. लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. जब m2g स्प्रिंग के साथ हैंग था तब स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच था. से इस टाइम पे ये स्ट्रेच था x1 अमाउंट. तो देन m2g will be equal to kx1. That means x1 is equal to m2g upon k. इतना तो स्प्रिंग पहले से ही स्ट्रेच था, लेकिन जब m1 उसके साथ स्टिक कर जाता है तब मान लीजिए उसका स्ट्रेच x2 हो जाता है. तो x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g अपॉन k. तो दैट मीन्स इस कोलिजन की वजह से जो नेट स्ट्रेच होगा दैट इज x2 माइनस x1 एंड दैट इज m1g अपॉन k. सो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है इस कोलिजन की वजह से, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k m1g अपॉन k होल स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर. और अब हम दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं. ट्राई टू अचीव दिस फाइनल आंसर.
नेक्स्ट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए पेंडुलम वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, तो देन जी कंपोनेंट ऐसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस जी के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। अगर हम ये बोलते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो देन वेक्टर जी कैन बी रिटन एज जी कॉस थीटा जे माइनस प्लस जी साइन थीटा आई। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी साइन थीटा, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो बॉब के ऊपर इस स्यूडो फोर्स को हम लोग अपोजिट में एक एक्सेलरेशन देते हैं विच इज जी साइन थीटा। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाने के लिए हम इस पे एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज जी साइन थीटा। तो देन जो नेट एक्सेलरेशन बॉब पे लगेगा, दैट नेट एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी कॉस थीटा जे प्लस जी साइन थीटा आई minus g sin theta I. This gets cancel out and net is minus g cos theta j. और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g cos theta। यहां पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए। आई होप कि अब आप क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे ताकि आप इन थ्योरीज को अप्लाई करना सीख सकें। थैंक यू एंड गुड बाय।